नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। न्यूज नेशन की करेंगे शुरुआत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है नेशननेट 9, जिसमें आप सभी का स्वागत है। और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो दीपिका, क्या है आज की पहली बड़ी खबर? बिल्कुल, तो आज की खबरों की शुरुआत करते हैं गृहमंत्री अमित शाह के अरुणाचल दौरे से, जहां गृहमंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। गृहमंत्री आज अमित शाह नमटी मैदान का दौरा करेंगे, जहां वो वालांगवार मेमोरियल में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके पहले अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आगाज किया था। इससे सीमावर्ती गाँव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। वाइब्रेंट विलेज योजना पर 4,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि अरुणाचल का किबिथू गांव चीन से सटा हुआ है। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए चीन को सख्त संदेश दिया। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि भारत अपनी जमीन का सुई की नोक जितना भी जमीन भी अतिक्रमण में नहीं जाने देगा। गृहमंत्री अमित शाह की यात्रा अरुणाचल प्रदेश में चीन के मंसूबों का जवाब है, क्योंकि यह उसी क्षेत्र में है जिस पर चीन आए दिन अपना दावा करता है। गृहमंत्री के इस अरुणाचल दौरे पर चीन ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे उस क्षेत्र पर चीनी संप्रभुता का उल्लंघन और शांति के लिए खतरनाक बताया। अगली खबर केरल से है, जहां राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर जाएंगे। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित होने के बाद राहुल गांधी पहली बार वायनाड के दौरे पर जा रहे हैं। वायनाड पहुंचकर राहुल गांधी वहां पर रोड शो भी करेंगे और ये रोड शो 11 अप्रैल की दोपहर 3 बजे निकाला जाएगा। इस दौरान प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही रोड शो में कांग्रेस के सहयोगी दल IUML और RCP के नेता भी तिरंगा लेकर शामिल होंगे। बता दें कि राहुल गांधी के 2019 के चुनाव प्रचार के समय IUML के हरे झंडे को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। माना जा रहा था कि इसीलिए रैली में इस बार सिर्फ तिरंगा शामिल करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता KC वेणुगोपाल और तारिक अनवर भी इस रोड शो में शामिल होंगे। 23 मार्च को सूरत की अदालत ने दरअसल राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अगली खबर दिल्ली से है, जहां यूक्रेन की उप विदेश मंत्री अमीन झापुरोवा के 4 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। इसके पहले दिल्ली पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। इस मौके पर यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि मुझे लगता है कि एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत वास्तव में दुनिया का विश्व गुरु है। मूल्यों और न्याय के लिए लड़ते हुए हमने यूक्रेन के लिए यही महसूस किया है। इसके पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि भारत की यात्रा करके खुशी हो रही है। वह भूमि जिसमें कई ऋषियों, संतों और गुरुओं को जन्म दिया, आज भारत विश्व गुरु, वैश्विक शिक्षक और मध्यस्थ बनना चाहता है। हमारे मामले में हमें अच्छे से मालूम है कि यूक्रेन का समर्थन करना ही सच्चे विश्व गुरु के लिए सही विकल्प है। पिछले साल रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद किसी भी पूर्वी यूरोपीय देश का भारत का ये पहला आधिकारिक दौरा है। अगली खबर राजस्थान से है, जहां पर आज जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक दिन का अनशन करेंगे। सचिन पायलट सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर अपना अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने अनशन में शामिल होने के लिए अपने किसी समर्थक, नेता और विधायक को औपचारिक न्योता नहीं भेजा है। पूर्व डिप्टी CM की शिकायत है कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने उन तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर 4.5 साल में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिनके आधार पर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापस आई। इनमें प्रमुख रूप से तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के समय हुआ खनन घोटाला है और बजरी माफियाओं के मामले भी शामिल है। सचिन पायलट ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने वादा किया था कि 45,000 करोड़ के खदान घोटाले की जांच कराएगी। सचिन पायलट के इस धरने को लेकर राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि अनशन का फैसला पार्टी हितों के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है। अगली खबर भी राजस्थान से ही है, जहां राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज जयपुर आ रहे हैं। रंधावा दोपहर बाद जयपुर पहुंचेंगे। आज मौजूदा विधायक और पूर्व PCC चीफ सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ शहीद स्मारक पर धरने में बैठने जा रहे हैं। पायलट के फैसले के बाद कांग्रेस आलाकमान चिंता में है। इधर सूत्रों से जानकारी मिली है कि रंधावा पायलट के फैसले से काफी नाराज हैं। हालांकि रंधावा भ्रष्टाचार के मुद्दे को सही मान रहे हैं, लेकिन विरोध के तरीके को गलत ठहरा रहे हैं।
कयास लगाए जा रहे हैं कि वे एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान में रंधावा की भूमिका काफी अहम साबित होने वाली है। खबरों में रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जहां सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। 11,500 फीट की ऊंचाई पर निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण सुरंग है और इस सुरंग की लंबाई एशिया में सबसे अधिक रहने की संभावना है। आपको बता दें कि श्रीनगर करगिल लेह राजमार्ग पर यह सुरंग जोजिला दर्रे से होकर गुजरेगी और ये सुरंग जम्मू कश्मीर को हर मौसम में लद्दाख से जोड़ने के मकसद से बनाई जा रही है। बता दें कि 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी टनल है और इसकी लागत 4,900 करोड़ रुपए है। टनल का काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। जोजिला सुरंग कश्मीर के गांदरबल जिले में बालटाल को लद्दाख से करगिल जिले के द्रास कस्बे में मिनी मार्ग से जोड़ेगी। अगली खबर दिल्ली से है, जहां बीते दिन चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली, गोवा, पंजाब, गुजरात में आम आदमी पार्टी को उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू जारी रहेगा। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी और सीपीआई का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा छिन गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में हुई हार के बाद एनसीपी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिना है। इधर बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बीएसपी, एनसीपी और आप राष्ट्रीय दल हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के और नागालैंड में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला है। तृणमूल कांग्रेस का बंगाल और त्रिपुरा में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा जारी रहेगा। इधर टीएमसी के सूत्र ने कहा है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लेने के ईएसआई के फैसले को चुनौती देने के लिए पार्टी कानूनी विकल्प तलाश रही है। खबरों में रुक करते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सभी को बहुत बहुत बधाइयां। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी कर सकें। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि कोई भी उस विचार को नहीं रोक सकता है जिसका समय आ गया है। आम आदमी पार्टी का समय आ गया है, भारत का समय आ गया है। चलिए खबरों में रुख करते हैं बिहार का, जहां बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली को लागू किया गया है, इसे मंजूरी दी गई है। इस नियमावली के पास होने के बाद लगभग 3 लाख टीचर्स की भर्ती की जाएगी। इसके लिए जल्द ही आपको बता दें कि विज्ञप्ति जारी की जाएगी। नई नियमावली के अनुसार शिक्षकों की बहाली अब आयोग के माध्यम से की जानी है। इसके अलावा नई नियमावली में कई बदलाव हुए हैं। अब सभी विषयों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ साथ बिहार सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए नियोजित इकाई को खत्म कर दिया है। नई नियमावली में 3 एग्जाम का प्रावधान है। इन तीनों एग्जाम्स को पास करने के बाद उम्मीदवार राज्य शिक्षक या कहें कि राजपात्र कर्मचारी बन जाएंगे। इसके साथ ही 7वें चरण की बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। जल्द ही लगभग 3 लाख टीचर्स की भर्ती भी की जाएगी। आपको बता दें कि अब जिला या प्रखंड स्तर पर नियोजित इकाई का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने ऋषिकेश में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि जब देश में मातृशक्ति का योगदान बढ़ता है तब देश का विकास सुनिश्चित हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नए भारत का सपना भी है कि नारी सशक्त हो और देश के विकास में मातृशक्ति की बराबरी की भागीदारी हो। सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी प्रदेश में महिलाओं के दम पर साल 2024 में राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर जीतेगी। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां कर्नाटक में मिल्क विवाद चुनाव के मद्देनजर एक अहम मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो राज्य के एक बेहतरीन डेयरी प्रॉन
नंदिनी को खत्म करने की साजिश रच रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2 कोऑपरेटिव ब्रांड्स अमूल और नंदिनी को आपस में मिलाना चाहती है। मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि विपक्षी दल राज्य में अमूल उत्पादकों की बिक्री पर राजनीति कर रहे हैं। बोम्मई ने यह भी कहा कि ब्रांड नंदिनी देश में नंबर 1 बनेगी, लेकिन अमूल को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल दिसंबर 2022 में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के मांड्या में KMF की 260 करोड़ रुपए की मेगा डेयरी का उद्घाटन करने आए थे। उस वक्त उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि नंदिनी और अमूल को साथ आना चाहिए। कर्नाटक में दूध का मुद्दा ऐसे समय में खड़ा हुआ है जब विधानसभा चुनाव सिर पर है। पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में 2 समुदाय के बीच हिंसा हुई और हिंसा पर बयान दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और मामले में जो भी दोषी होगा उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कानून के तहत दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही सीएम बघेल ने राज्य की जनता से शांति की अपील की। आपको बता दें कि शनिवार को बेमेतरा जिले के बीरनपुर में कथित तौर पर स्कूली बच्चों के बीच झगड़े के बाद भड़की हिंसा में भुवनेश्वर साहू नाम के युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने इस घटना के विरोध में सोमवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला था। खबरों में रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा प्रभावित इलाकों में मौजूदा स्थिति को शांत लाते हुए दावा किया कि एनजीओ द्वारा भेजी गई टीम यहां कानून व्यवस्था की स्थिति को बाधित करने के लिए राज्य का दौरा कर रही है। पटना उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली टीम के अधिकार पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर पश्चिम बंगाल में हिंसा करवाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि रामनवमी की रैलियों में लोग हाथों में हथियार लिए हुए थे और शोभा यात्रा को जानबूझकर उन रास्तों की ओर लगाया गया जहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। सीएम ममता बनर्जी ने यह कहा कि अभी स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है। बंगाल में शांति भंग करने के लिए यहां जांच की टीम आई। खबरों में अब रुक करते हैं दिल्ली की ओर, जहां रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में ईडी ने तेजस्वी को समन भेजकर आज दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी पहली बार लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी से पूछताछ करेगी। इससे पहले सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मामले में 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश हुए थे। सीबीआई ने जब तेजस्वी यादव को समन भेजा था, तब उन्होंने समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तेजस्वी चाहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ हो। याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। अब खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां राज्यसभा सांसद GVL नरसिम्हा राव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के लिए भ्रष्टाचार होने से रोकने के कारण संसद की बजट बैठकों में बाधा डाली गई है। विपक्षी दल के सांसद भ्रष्ट लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। विपक्षी दलों को उचित कीमत चुकानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमृतकाल में प्रवेश करते ही देश के सामने भ्रष्टाचार और परिवारवाद की चुनौती हमारे सामने। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक में बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सीएम शिंदे के साथ तमाम अधिकारी और स्थानीय नेता मौजूद थे। सीएम ने अधिकारियों को किसानों को हुए नुकसान की समीक्षा का निर्देश दिया। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी टीम किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर रही है। किसानों को जो उचित मुआवजा दिया जाएगा। सीएम शिंदे ने उनके अयोध्या दौरे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आस्था का विषय है। मैंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से महाराष्ट्र भवन निर्माण के लिए जगह की मांग की है, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। वहां हम बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र भवन बना रहे हैं। अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां पर जयपुर में NSUI के स्थापना दिवस के मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली शिरकत की है। इस मौके पर राजस्थान विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद पार्क में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जीवनी पर एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। साथ ही साथ सरकार के विकास कार्यों की जानकारी भी चित्रों के जरिए से दी गई है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विश्वविद्यालय के APTC सेंटर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अब
IAS और IRS जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क क्लासेस भी लगेगी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए NSUI से सहयोग करने की बात भी कही है। हम आपको बता दें कि 24 अप्रैल से विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। चलिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर बीएसपी और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अतीक अहमद और उसके परिजनों से पल्ला झाड़ते नजर आए। यूपी निकाय चुनाव को लेकर मायावती ने दो टूक कहा कि ना अतीक की पत्नी और ना ही उसके किसी परिजन को टिकट दिया जाएगा। अतीक अहमद के परिवार का कोई भी सदस्य बीएसपी की तरफ से प्रयागराज में मेयर प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अतीक अहमद के परिवार को भले ही टिकट ना दे रही हूं, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी भी बीएसपी की सदस्य है और मायावती का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद ही जो जांच में मामला सामने आएगा उसके आधार पर शाइस्ता की सदस्यता पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही मायावती ने चुनावों को निष्पक्ष कराने की भी मांग की। अगली खबर दिल्ली से है। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी पपलप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस और पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस ने एक संयुक्त अभियान चलाकर गिरफ्तार किया है। पपलप्रीत को होशियारपुर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में पपलप्रीत को गिरफ्तार किया गया है। 18 मार्च को पुलिस के गिरफ्त से निकलने में कामयाब होने के बाद से ही पपलप्रीत को अक्सर वीडियो फुटेज में अमृतपाल सिंह के साथ देखा जा रहा था। आपको बता दें कि पपलप्रीत सिंह कट्टरपंथी सिख नेता अमृतपाल के साथ रह रहा था। पुलिस जब अमृतपाल और पपलप्रीत का पीछा करती रही तो दोनों ने एक साथ गाड़ियां भी बदली थी और पुलिस को चकमा देकर भागने में ये कामयाब रहे थे। इसके बाद से ही पुलिस इसकी तलाश में थी और सोमवार को पुलिस ने पपलप्रीत को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। वहीं अभी भी पुलिस को भगौड़े अमृतपाल की तलाश है। खबरों में रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर विदिशा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर बयान दिया। उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे। दिग्विजय सिंह ने दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए कुल 116 सीटें चाहिए, वो इससे अधिक ही लेकर आएंगे और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफल होगी। बता दें कि बीजेपी कांग्रेस के भीतर अलग अलग गुट होने का आरोप लगाकर लंबे समय से कांग्रेस पर हमला करते रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगली खबर झारखंड से है, जहां आज सुबह 11 बजे रांची में बीजेपी कई मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने वाली है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बीजेपी घेराव के दौरान जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग देखेंगे कि बीजेपी कैसे जनमानस से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष करती है। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में ना तो बेटी सुरक्षित है और न ही यहाँ की खनिज संपदा। सरकार बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम लगातार कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रस्तावित 11 अप्रैल को रांची के ध्रुवा स्थित प्रोजेक्ट भवन घेराव को देखते हुए आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने इस क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं बीजेपी ने प्रशासन के इस आदेश को तुगलकी फरमान करार देते हुए लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात कही। अगली खबर गुजरात से है, जहां पर बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि के मामले में दोष सिद्ध पर रोक लगाने वाली याचिका के संबंध में आज एक सत्र अदालत में अपना जवाब दाखिल करेंगे। उनके वकील ने जानकारी दी है। पुर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता की मोदी उपनाम टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया। अदालत ने पुर्णेश मोदी के साथ ही गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया था। पुर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि हम दोष सिद्ध पर रोक लगाने वाली गांधी की याचिका पर 11 अप्रैल को जवाब दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम आखिर मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की थी। खबर में रुख करेंगे केरल की तरफ, जहां मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उद्यमिता 2.0 मिशन 1000 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम विजयन ने कहा है कि राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा रहा है, जहां किसी को भी किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य 1 साल में 1 लाख उद्यमों को लॉन्च करना है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर देना है। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने बीजेपी पर निशाना साधा। वी हनुमंत राव ने कहा कि जब भी राहुल गांधी अडानी के खिलाफ ट्वीट करते हैं वो राहुल
के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराते हैं। बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। आम लोगों को 2 लाख का कर्ज भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अडानी को हजारों करोड़ मिल रहे हैं। बस यही सवाल राहुल गांधी ने पूछ लिया तो राहुल गांधी के पीछे बीजेपी सरकार पड़ गई है। भले ही विपक्ष कई मुद्दों पर साथ ना हो, लेकिन अडानी के मुद्दे पर बाकी सभी पार्टियां अब एक ही राय है। इसके साथ ही कर्नाटक के बम्बई सरकार पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बम्बई हर काम के लिए भ्रष्ट है। वो 40 से 60% पैसे ले रहे हैं। आने वाले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी और उन्हें बेनकाब करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, हिमाचल की बात करेंगे, जहां पर हिमाचल में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की चीन से सटे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के चांगो गांव का दौरा किया गया है, जहां प्रदेश के बागवानी, राजस्व और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वयं सहायता समूह की ओर से पारंपरिक वस्त्रों, खाद्य पदार्थों प्रदर्शनी का निरीक्षण हुआ। इस दौरान उन्होंने चांगो गांव और एक जनसभा को संबोधित किया है। साथ ही साथ लोगों की समस्याओं को भी सुना है। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू हों। इसलिए वो किन्नौर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की मुख्य समस्याओं को सुना है, उन सभी की समस्याओं को सुलझाने और प्रधानमंत्री के समक्ष रखने की बात कही। खबरों में रुक करते हैं दिल्ली की ओर। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में आज भी कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 5,880 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़कर 35,000 के पार हो गई है। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर के अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल करा रही है। अगली खबर तमिलनाडु से, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री एम.ए. सुब्रमण्यम ने राजीव गांधी सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कोरोना की तैयारियों का भी जायजा लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे पास तमिलनाडु में 350 या उससे कम कोविड संक्रमण के मामले हैं और अब हमारे राज्य में डरने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों में अपील की थी कि 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पताल बुनियादी ढांचे का मॉक ड्रिल कराएं और जिला प्रशासन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा बैठक करें। और साथ ही अपील भी उन्होंने की थी। अगली खबर हरियाणा से है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना से निपटने के लिए सरकार अलर्ट मोड पर है। फरीदाबाद में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मॉक ड्रिल में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल की पीएमओ सविता यादव भी मौजूद रही। इस मौके पर पीएमओ सविता यादव ने बताया कि कोरोना के मामले लगातार फरीदाबाद में बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर मॉक ड्रिल जारी है। और इसी के साथ नेशन@9 में हमारे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिएगा।